हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि क्या है। टॉपिक का नाम है एक्सटेंडेड ऑर्डर, या इसको अगर दूसरे तरीके से कहें तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर। अब कन्फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, कई लोगों को एक्सटेंडेड ऑर्डर, एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर और एक्सटेंडेड मेंटेनेंस ऑर्डर में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सटेंडेड तो तीनों में लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड ऑर्डर, एक्सटेंशन वर्क ऑर्डर, एक्सटेंडेड मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर है वो वर्क ऑर्डर भी हो सकता है, ये मेंटेनेंस ऑर्डर भी हो सकता है। ये दिस इज कॉमन वर्ड जिसके लिए क्या है, दो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर, एक्सटेंडेड मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखिए, आप अपनी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर आपके काम करते हैं, प्लांट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या आपके जो डेली रूटीन वर्क हो गया, ठीक है ना, या आपका शटडाउन हो गया, या मेजर ओवरहॉलिंग हो गया, या क्या हो गया, बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी मैं जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ वो है मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए है, मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर मतलब एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर के लिए, सॉरी वर्ड गलत बोल दिया मैंने अगेन। अब मैं एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी कंपनी में जो भी काम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। ठीक है। उसका डेली रूटीन वर्क होता है, शटडाउन का जॉब होता है, मेजर ओवरहॉलिंग होता है, प्रोजेक्ट होता है। अब क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, पीएफ भरता है, ईएसआई भरता है। ठीक है ना, ईएसआई भरता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसको क्या है, लोगों को वेजेस भी देने होते हैं टाइमली। ठीक है। ये सारी इश्यूज होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। आप देखेंगे कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्टर का पीएफ, वर्कर लोग का पीएफ मैंने नहीं दिया है, ईएसआई भरा नहीं है, उनकी सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारे इश्यूज क्या आप जरूर सुनते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो आके आपके सुपीरियर बॉस को या आपको या आपके जूनियर को सबको बोलता है। ठीक है, कि ये इश्यूज हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इश्यूज हैं तो हैं। रियलिटी ये है कि आज के समय में क्रिटिकलिटी ये हो रही है कि आज जो लेबर लॉ, जो इंडिया का जो लेबर लॉ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो क्या कहता है, वो हमेशा रिवीजन लेके आता रहता है। आपका क्या है, जो रिवीजन मतलब क्या है, वेज होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है। ठीक है ना, 1% 2% हमेशा वो अपना जो है गवर्नमेंट इंक्रीज करता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको उसके हिसाब से अपडेट होना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं बोल के। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, इसमें रोल कहाँ चालू होता है, मेंटेनेंस वाले का। तो आप देखोगे कि आप कोई भी पीआर बनाते हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्रिएट करते हो, मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑर्डर किसे क्रिएट करते हो, IW31 से। ठीक है, IW31 से क्रिएट करते हो। लेकिन क्या होता है, कई बार उसमें एक होता है स्टार्ट डेट और एक होता है फिनिश डेट। तो क्या होता है, जैसे मैं बोला एक्सटेंडेड है, तो हमेशा भी ट्राई कीजिए दोस्तों कि जो एक्सटेंडेड ऑर्डर है हमेशा पहले से कोटेशन लेके, अप्रैल मान लीजिए ईयर है 23, ठीक है ना, दिस ईयर अप्रैल 23 टू मार्च 24, राइट, समझ में आ रहा है। तो मैं जो मेंटेनेंस ऑर्डर बनाऊंगा उसमें मैं डेट क्या डालूंगा, अप्रैल 23 टू मार्च 24। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्सटेंडेड मेंटेनेंस ऑर्डर। मैंने पहले ही डेट डाल दिया, उसमें लास्ट डेट मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस ऑर्डर जैसे जनरेट होता है तो इसके हिसाब से ही आपका वर्क ऑर्डर भी इसी से क्रिएट होता है। ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑर्डर बना दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, एक पीआर क्रिएट किया। क्या किया, परचेस रिक्विजिशन। और रिक्विजिशन किस टाइप का है, सर्विस टाइप। आपने क्या परचेस रिक्विजिशन क्रिएट किया, उसमें क्या है, अकाउंट असाइनमेंट में जो पार्ट होता है उसमें आपने क्या किया, मेंटेनेंस ऑर्डर डाल दिया, मेंटेनेंस ऑर्डर डाल दिया। ठीक है। अब दोस्तों, आप बोल रहे हो कि ये मेंटेनेंस ऑर्डर क्या होता है, अकाउंट असाइनमेंट क्या होता है, हमको समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ अगर ये सब चीज़ें समझनी है तो मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, उसमें मैंने सब डिफाइन किया हुआ है। मैं भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, तो बीच बीच में सब चीज़ें को मैं छोड़ता जाता हूँ, कि मुझे लगता है कि जो भी मेरी जो ऑडियंस है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं,
वो ऑलरेडी पुरानी वीडियोस को रिफर करके ही इस चैनल तक पहुँचे। अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा वीडियो को देख लो, आपके लिए ही इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए ही फ़ायदा होगा, राइट। तो मैंने क्या किया, सर्विस का परचेज इक्वेशन क्रिएट किया, उसमें जो भी है एक्टिविटी मैंने डाल दिया। जैसे मैंने डाल देता हूँ, जैसे लिख दिया मेंटेनेंस जॉब फ्रॉम अप्रैल 23 टू मार्च 24, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये टेक्स्ट बॉडी हो गई उसकी, उसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस ऑर्डर डाल दिया अकाउंट असाइनमेंट में। जो भी अमाउंट है, मान लीजिए इसका अमाउंट कितने का मालूम है, 12 लाख। कई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, वो लो, कई दाई सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख। तो आपका क्या हुआ, 12 लाख का आपका क्या हुआ, पीआर आपने कर दिया। अब जैसे आप पीआर बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसके आगे रिलीज स्ट्रेटेजी, रिलीज में जाता है। रिलीज में जाएगा तो आपको क्या है, आपका लेवल 1, लेवल 2, जैसे जितने भी होते ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, जितना भी लेवल 6, वहाँ तक जाएगा और आपका पीआर रिलीज होगा, राइट। अब क्या है, आपका पीआर रिलीज हो गया, आपने सारी चीज़ें डाल दी दोस्तों। उसके बाद क्या है, परचेज डिपार्टमेंट में जाएगा, जब पीआर रिलीज हो जाएगा तो परचेज वाला क्या करेगा, परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड करेगा ये परचेस ऑर्डर। बोले कि आपको ये ऑर्डर मिला है, मेंटेनेंस ऑर्डर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपके साल भर का है। अब दोस्तों ये एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर का नाम कहाँ से है, ठीक है, इसमें थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं। ये एक होता है मेंटेनेंस, एक होता है वर्क ऑर्डर और एक होता है एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर। तो दोस्तों अगर आप एससीपी में सर्च करोगे तो ये कहीं भी ऐसे लिखा नहीं आता कि एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर है। इट इज़ डिफाइंड टर्म जो है, जो प्रोफेशनल लोग कहते हैं, जो भी परचेस में रहते हैं वो डिफाइंड टर्म बोलते हैं कि अगर कोई जॉब जो कंटिन्यू आपके प्लांट में होता है, जिसको आप रूटीन एक्टिविटी कहते हो, या शटडाउन की जॉब जो डिफाइंड है, या आपका क्या बोलते हैं कोई मेजर ओवरहॉलिंग है, या आपका कोई प्रोजेक्ट का वर्क है जो लंबा चलने वाला है, तो उसके लिए क्या ऑलरेडी जो कंसिडरेशन किए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, अमाउंट, जो अमाउंट है वो कंसिडर किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना 12 लाख का है, तो 12 लाख का क्या है, इन्होंने पीओ बना दिया। अब क्या कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो क्या पार्शियली बिल सबमिट करेगा, जिसको इनवॉइस भी बोलते हैं ना, याद रखिएगा वर्ड जो है वो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, इनवॉइस, ठीक है ना। तो पार्शली क्या है, वो आपके यहाँ पे बिल सबमिट करेगा, उसी के अगेंस्ट पे जो भी आपका जो मेंटेनेंस ऑर्डर है, जो भी वर्क ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट पे आपको क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस एंट्री, ठीक है ना, सर्विस एंट्री करनी पड़ेगी। सर्विस एंट्री हो गया तो आप उसको क्या करोगे, पेमेंट कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कर दिया। कैसे कर दिया, पार्शियल पेमेंट। उसका कितने का था, 12 लाख का, उसने ईयरली कितना लिया, 1 लाख रुपए लिया। तो आपका क्या एक्सटेंडेड क्या हुआ, आपको बार बार पीआर बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में लंबा पीआर बना दो, ठीक है ना, मतलब पूरे महीने का या साल भर का पीआर बना दो। उससे क्या हो जाता है, आपका जो वर्क होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, बार बार रिलीज के लिए या अप्रूवल के लिए नहीं दौड़ते डिपार्टमेंट के पास में। उसके साथ ही क्या है कि आपका ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आपका उसमें बहुत प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाता है, कितना बचा है क्या नहीं बचा बोल के, ठीक है। इसके अलावा क्या, कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत ईजी रहता है कि एक मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में उसको पता है कि मुझे आज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतने आदमी भेजने हैं। तो इससे क्या होता है, आपका आपके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में एक तरीके से क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, समझे, कंट्रोल हो जाता है। तो इससे क्या है, आप पावरफुल हो जाते हो अपने डिपार्टमेंट में। आप बता सकते हो कि आपको ये काम करने हैं, आपको मैंने 12 लाख का ऑर्डर दिया है तो आपको आना है, आपको कार्य करना है बोल के। कॉन्ट्रैक्टर भी आपको मना नहीं करेगा, आपको घुमाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आपने सारा उसका काम करके पहले से दे दिया है। तो वो आपके पास आदमी भेजेगा और आप अपने हिसाब से जो भी प्लांट की डिफाइंड एक्टिविटी है, जिसके अगेंस्ट में परचेस ऑर्डर जो बना हुआ है या सर्विस ऑर्डर जो बना हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टर को जो मिला है उसी के अगेंस्ट में आपको काम कराना है, ठीक है। अब जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर, या आप जब परचेज रिक्वेजिशन जो इनिशियल स्टेज में बनाते हो, तो उसमें आपको ध्यान देने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें क्या है, हमेशा बहुत सारे जितने भी प्रोफेशनल है, डेफिनेटली जो वर्ड जो बोलूँगा उससे ज़रूर आप एग्री करेंगे कि आपको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कई बार फंसा देता है, क्या बोल के कि ये मेरे स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइंड नहीं है।
स्कोप ऑफ वर्क मतलब क्या है, उसमें आपको डेफिनेटली आपका जो भी कंपनी होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी परचेस ऑर्डर बनता है या सर्विस ऑर्डर बनता है तो आप उसमें नोटिस कीजिएगा, उसमें लिखा रहता है सर्विस कोड। आप जब बनाते हैं ना तो सर्विस कोड लिखा रहता है, या दूसरी चीज़ में अगर बोले तो ARC होता है, एनुअल रेट चार्ज, ठीक है ना। तो आपको क्या है, कंपनी क्या करती है, ईयरली आपकी जो भी पर्टिकुलर जो लोकेशन में डिफाइन किया जाता है कि एज पर लेबर लॉ, एज पर कोड कितने रुपए का लोगों का कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट है, क्या है बोल के उसके हिसाब से क्या होता है, रेट चेंज होता जाता है। ARC एनुअल रेट है ना, वो लोग का अप्रूव हो जाता है, ठीक है। उसको दूसरे टर्म में बोलते हैं सर्विस कोड भी बोलते हैं। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा और डिफाइन जाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कभी भी एज ए मेंटेनेंस, क्योंकि जो भी परचेस ऑर्डर या वर्क ऑर्डर बन रहा है वो कहाँ से रूट हो रहा है, आपके मेंटेनेंस ऑर्डर से। तो आपके मेंटेनेंस ऑर्डर में आपको पता चलने चाहिए क्या आपका एरिया ऑफ स्कोप क्या देना है उसको। मतलब मैं मान लीजिए कि आप उसको वेट बेसिस पे काम दे रहे हो, वेट मतलब केजी, टन में किस पे काम दे रहे हो, ठीक है ना। दूसरा है क्या आप इसको मैन पावर बेसिस पे दे रहे हो, इसमें क्या मैन पावर का जो मैन आवर्स बेसिस पे जो कैलकुलेट होता है उस आवर्स पे दे रहे हो, या आप उसको जॉब बेसिस पे दे रहे हो। जॉब मतलब एक सिंगल जॉब पे, ठीक है ना। आपको ये बहुत ज़रूरी है। और आप अगर इसको इस वर्ड को जाओगे, जो ये जो बहुत बढ़िया वर्ड है कि आपका जो, सॉरी मैं लिख देता हूँ दोबारा, आपका ARC, आपका जो ARC होता है किसी भी कंपनी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर को आपको पकड़ के रखना है कि वो आपको क्या घुमा न दे, मतलब आपको क्या कंफ्यूज कर देगा और आप डर जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, मैं नया PR बनाऊंगा तो मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी बोल के, ठीक है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या है, आपको एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर, एक्सटेंडेड जो ऑर्डर है वो बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए एज ए यूज़र जिसने क्रिएट किया है, सबसे पहले तो आपको म्यूचुअली डिस्कस करना है किसके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कि आपको ये काम करना है, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, आपको ये डिफाइन कर लेना है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना, उसमें आपको क्या कर लेना है, आपको एनेक्सर बनाना है। एनेक्सर बोलो या मिनट्स ऑफ मीटिंग बना लो, मिनट्स ऑफ मीटिंग। उसमें जो जो चीज़ें आपकी हो रही है वो सारी चीज़ें आप डिफाइन करो कि आपके डिपार्टमेंट में ये सारे काम होंगे तो है। तो दोस्तों क्या है, ARC मैंने इसलिए बोला कि आप क्या है, जैसे आप बोले कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको किसी ने लिखा है कि गियर बॉक्स को उठाना है और दूसरे हाइट पे रखना है, ठीक है ना। तो आप बोले गियर बॉक्स उठाना है, ये है, तो ARC जो होती है ना, ARC उसमें लिखा रहता है लिफ्टिंग चार्ज। लिफ्टिंग चार्ज क्या लिखता है, 0 to 6 मीटर का मान लो 1000 रुपये है, 1000 रुपये से, ठीक है ना। 6 से 12 मीटर का जो चार्ज है वो मान लीजिए 2000 रुपये से। ये सब डिफाइंड रहता है, समझ रहे हो। तो आप ये ट्राई कीजिए कि जब आप ARC जॉब पे लिखते हो, कोई भी एक्सटेंडेड ऑर्डर बनाते हो, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम डिफाइन कर लेना कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, समझ रहे हो। और वो सारी चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़ेगी। लिफ्टिंग चार्ज है 0 से 6 मीटर है तो 1000 रुपीज़ का आएगा, 6 से 12 मीटर का है तो 2000 रुपीज़ का आएगा। तो आप क्या करो, आपके जो भी ऑर्डर है ना उसको उसी हिसाब से बनाना है। अब डेफिनेटली आप बोल रहे हो कि आपको कैसे पता है कि साल भर का आपको मतलब इतने बार उठाना है या इतने बार करना है, इसमें तो हम गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये इश्यूज होते हैं और उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या है, जो लिफ्टिंग चार्ज, ये जो 6 से 12 मीटर का जो भी काम होता है, आप उसमें कॉन्ट्रैक्टर को आप ये बोल सकते हो कि आपको ये सारी एक्टिविटी लेनी है। अगर इसमें कुछ होता है तो आप क्या करोगे, अगर कुछ गड़बड़ हुआ या प्लस माइनस हो यहाँ पर, तो आप उससे क्या करोगे, आप म्यूचुअली डिस्कस करोगे, एनेक्सर बनाओगे, उसमें लिखोगे कि जो एक्टिविटी का नहीं हुई तो भी इसके अगेंस्ट में आप ले सकते हो पैसा। जैसे मान लीजिए 0 से 6 मीटर का आपका 1000 रुपीज़ का था, इसका पैसा खत्म हो गया और आपने काम इसमें करा 6 से 12 में, ठीक है ना। आपका 0 से 6 मीटर का पैसा खत्म हो चुका है और दूसरी एक्टिविटी है जो आपको क्या बोलते हैं 6 से 12 मीटर की बची हुई है, जिसमें 2000 रुपये बनता है, जबकि काम आपका क्या हुआ 1000 रुपीज़ का हुआ है। तो आप क्या करोगे, 0 से 6 से 12 मीटर का एक नंबर की जगह क्या लिखोगे, 0.5 लिखोगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये 1000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीके हैं जिसमें आपको एनेक्सर में आपको बताना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं बोल के, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, आपको जो गेट एंट्री जो बोला ना, मैन आवर्स बेस पे, मैन आवर्स बेस पे आपको दोस्तों कभी भी आपकी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का जो गेट एंट्री जो चेक होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना कि क्या है। अगर आप अपने ऊपर कुछ मत लीजिएगा, आप सीधा सिक्योरिटी से ही आप उसका मस्टर रोल मंगा लो, मस्टर रोल, ठीक है। मतलब कब आया मस्टर रोल में तो कुछ नहीं है, मतलब कब आया, कितने अटेंडेंस लगी, क्या है क्या नहीं बोल के वो सब उसमें डिफाइंड रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, एचआर या ईआर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का साइन होना चाहिए, सिक्योरिटी का साइन होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो मैन आवर पे जो एंट्री हो रही है इन और आउट, कितने घंटे काम किया, तो इस पर भी आपका क्या बोलते हैं ना, ट्रैकिंग हो जाएगा। अब मैं मैन आवर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो एक्सटेंडेड जो ऑर्डर बनता है वो किस पे बनता है, मैन आवर्स पे, या कई बार क्या होता है मैन डे पे भी बनता है, मैन डेज, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है, जो हमारा जो फिटर होता है उसका एक दिन का जो है आपका मिल जाता है 750 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो वेल्डर होता है उसका एक दिन का मिल जाता है 800 रुपीज़, और जो रिगर होता है, रिगर, ठीक है ना, उसका मिल जाता है 650 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये 750 रुपीज़ कितना है, ये क्या है, 4 8 आवर्स, ठीक है। तो याद रखना कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑर्डर तो बना देता आदमी, ये कंफ्यूज होता है ट्रैकिंग कैसे करना है बोल के, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अगर रिगर आया 8 घंटे आया तो 650 रुपये मिलेगा, अगले दिन दोबारा 8 घंटे किया तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मान लीजिए ये 8 घंटे की जगह कितने घंटे आ रहे हैं, ये आ रहा है 6 घंटे या 7 घंटे। तो दोस्तों ये पैसा आपको कम करना पड़ेगा, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि मेहनत में तो आया, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो हमेशा क्या है, आप जो भी रिगर वेल्डर फिटर है उसका क्या होता है, जो मास्टर रोल होता है उसमें सिक्योरिटी को और एचआर और ईआर को आप स्पेशली आप रिकमेंड कर सकते हो कि सर मुझे इस फॉर्मेट में जो चाहिए ताकि मैं इसका पे कर सकूँ, समझ रहे ना। क्योंकि क्या होता है कि इसमें लोगों को क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर का फुल बिल पे कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो एक्सटेंडेड ऑर्डर है वो ख़त्म हो जाता है और आप समझ नहीं पाते कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि एक्सटेंडेड ऑर्डर के फ़ायदे भी हैं, मतलब बोलते बेनिफिट भी हैं, और क्या है इसके लॉसेस भी हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों मैंने शायद आपको मेंटेनेंस का एक्सटेंडेड ऑर्डर आपको बता दिया कि एक्सटेंडेड मेंटेनेंस ऑर्डर कैसे बनता है। आपने आपने बेसिक स्टार्ट डेट और बेसिक एंड डेट है, एक लंबा पीरियड डाल दिया तो उसमें आपका वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और एक्सटेंडेड ऑर्डर या एक्सटेंडेड वर्क ऑर्डर क्या होता है, ऐसा वर्क ऑर्डर जो उन कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है जो रेगुलर टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, या जिनका क्या बोलते हैं मैन डेज या मैन आवर्स पे गेट एंट्री होता है, ठीक है। तो क्या वो आपको उनकी बिल मंथली निकालनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ आपको बार बार क्या है पीआर हो गया, अप्रूवल हो गया, इसलिए दौड़ना भागना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आप एक्सटेंडेड ऑर्डर क्रिएट करते हो। सो होप्स दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, हमेशा सबको कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू दोस्तों आपके प्यार के लिए, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, आप मुझे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसके मैं थैंक यू कहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी एक्टिविटी, जो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल टर्म्स हैं, और मैं बोलता हूँ आप अपने सारे कलीग को, दोस्तों को, एस्पिरेंट को, सीनियर जूनियर सबको भेजो कि ये इस मुद्दे पे बात हो रही है बोल के, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एट द एंड बी सेक्शन इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।